Hello students, I welcome all of you to Major H.S. Kalsi's Balnoi Academy. My name is Asmita Singh and I am your GS mentor. So today's class is based on the NDA to 2025 current affairs and we'll be discussing the PYQs. So what is the first question? The book The Origin of Species by Means of Natural Selection was authored by whether it is Charles Darwin, Carlos Linnaeus, Barbara McClintock or Copernicus. So the right answer to this question is option number A. Now it is not a current affair question. ये बहुत पहले 1859 में इस बुक का जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका पब्लिकेशन इस ईयर ही हो चुका था. चार्ल्स डार्विन ने इस बुक में ये बात कही थी कि जितनी जल्दी एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेता है उसका सर्वाइवल उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है और फ्यूचर में उतनी ही ज्यादा आपकी बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हैं एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म की वो उनके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है. ऑलराइट, सो इट्स अ वेरी फेमस बुक ऑफ चार्ल्स डार्विन. So what's the next question? The next question is, the headquarters of World Meteorological Organization is located at. So the right answer to this question is Switzerland. And the place is Geneva. The place is Geneva. All right. So this question is important because most of the important international organizations often come in your examination. All right, so it's really important. The year was 1950. जब establish हुई थी आपकी WMO, तो the year was 1950. So international organization से examiner दो तरीके से question पूछ सकता है. कौन से year में establish हुई थी या फिर headquarters कहाँ पे स्थित है. All right. So the next question is, what is the nickname of the national men's hockey team of Australia? कोई भी बच्चा जो हेस्ट करेगा या स्टूडेंट जब बिना स्पोर्ट को ध्यान दिए सीधे ऑस्ट्रेलिया देखकर एक गलती कर सकते हैं कि वो द कंगारूज के साथ जाएंगे. देखिए, द कंगारूज भी एक स्पोर्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया की, बट कौन सी? क्रिकेट की. कौन सी? क्रिकेट की. बट हियर दे आर आस्किंग अबाउट हॉकी टीम, राइट? So the right answer to this question is the kookaburras. What is this kookaburras? It's a bird. कौन सी स्पेशी की बर्ड है? किंगफिशर. किंगफिशर. All right. So please keep this thing mind में. They are asking हॉकी टीम का right नाम जो मेंस की हॉकी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, that is the kookaburras. Okay. The next question is, which one of the following organizations has completed 150 years of service to the nation in the year 2025? देखिए, 1875 में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होती है और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 150 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को हो चुके हैं, जिसका नाम है इंडिया मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, विच इज हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली. ठीक है. सो अगर कोई इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट, उसका भी स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है. एंड सेम थिंग गोज फॉर एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statement about जलवाहक is are correct? Alright. So देखते हैं कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है. इट इज न्यूली कमीशन नेवल शिप इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी. नो, इट इज नॉट अ शिप. जलवाहक इज बेसिकली नॉट अ शिप. rather this जलवाहक इज एन इनिशिएटिव जो कि किसने लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को लिया है. ठीक है, इस इनिशिएटिव को लिया है और दिस इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट बेसिकली दिस मेजर पॉलिसी फॉर कार्गो प्रमोशन. ठीक है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कार्गो मूवमेंट को और ज्यादा ऑगमेंट करना चाहते हैं और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, इसीलिए जल वाहक नाम की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की. ठीक है, एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करा है, ना कि ये कोई शिप है.
हाँ ये इंडियन नेवी के लिए ही है इनिशिएटिव, बट इट इज नॉट अ शिप। तो आप देखें तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, 2 सही है, राइट? तो द राइट आंसर इज 2 ओनली। Okay, so the next question is, how many rural districts does Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act cover as 2024-2025? This question is really important. मनरेगा पे जितने भी questions होते हैं, they are really important. So the right answer to this question is, अभी तक कितने rural district already create हो चुके हैं, ठीक है? कितने cover हो चुके हैं? 740. So the right answer to this question is option number B. All right. The next question is about, under which one of the following initiatives does the Niti Aayog support interested states to establish a state institution for transformation? So examiner दो तरीके से इस क्वेश्चन को आने वाले एग्जाम्स में भी पूछ सकता है, बिकॉज करंट अफेयर्स कई बार जो पर्टिकुलर स्कीम होती है उसके नए वर्जन आते हैं, 2.0, 3.0, 4.0. First of all, you need to remember this full form. SIT is an abbreviation of State Institution for Transformation. And the right answer to this question is, कौन सा initiative था जिसके अंदर ये SIT, ये State Institution for Transformation नाम की एक initiative launch की गई? The right answer is State Support Mission, which is known as SSM. All right, so under SSM, SIT was created. Very important question. Okay. So the next question is about two statements. So consider the following statements with regard to the National Technology Day. Do we celebrate National Technology Day every year on 11th of May? Yes, this statement is absolutely right. Did it begin in the year 1980, 1998? Yes, absolutely right. This statement is right. हर साल 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये दिन हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? 1998 से, ठीक है? और इस दिन हुआ क्या था? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. What is the objective of celebrating this day? Because that day, 11 मई 1998 में इंडिया conducted successful nuclear test under Operation Shakti, which was the second, दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट था इंडिया का, ठीक है? 1974 में एक और हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा, ऑलराइट. दूसरा था ये जिसका नाम है ऑपरेशन शक्ति. सो दिस क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेटमेंट 2 बोलती है द ऑफिशियल थीम फॉर द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 इज स्कूल टू स्टार्टअप्स, igniting young minds to innovative. No, or to innovate. No, this statement is wrong. इस बार की थीम थी यंत्र, इस बार की थीम थी यंत्र, और यंत्र का फुल फॉर्म है, यंत्र का फुल फॉर्म है युगांतरा फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी. आई शुड राइट इट फॉर यू. युगांतरा फॉर एडवांसिंग न्यू technology, research and acceleration. So theme तो 2025 की ये थी. So this statement is wrong. Theme थी यंत्र, जिसका full form मैंने आपके लिए लिख दिया है. So the right answer to this question is only 2. ठीक है? Only 1. 2 तो wrong है. Only statement number 1 is right. हमसे क्या पूछा? अब यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे एग्जाम में, whether they are asking the correct statement or the incorrect statement, because कई बार यूपीएससी करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछता है, और हमारी टेंडेंसी होती है कि probably they are asking, शुरू के 2 क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट पे थे. इट्स नॉट नेसेसरीली कि जो तीसरा या चौथा क्वेश्चन भी होगा वो भी करेक्ट स्टेटमेंट पे होगा, वो कभी भी इनकरेक्ट दे सकते हैं, तो आपको बहुत फोकस होके पढ़ना है. सो द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 1 इन दिस क्वेश्चन. What is the next question? Which of the following were added in India as Ramsar site in the year 2025? Very important question. These Ramsar site based questions are truly important. First of all, they are related to the environment. That's why they are important. They are protecting the environment. हम इन areas को protect करते हैं, right? Because यहाँ पे बहुत सारी species पाई जाती हैं, flora की भी और fauna की भी. What is the right answer to this question? First of all, so there is not 1 but 2 places this time. It is Sakarkotai Bird Sanctuary. Where it is located? This is also important. It is located in Tamil Nadu. And the Udva Lake is located in Jharkhand. और अब जब 2025 में इन 2
रामसर साइट्स को और ऐड किया है, जो एक लेक है, इनमें से एक लेक है और एक बर्ड सेंचुरी है। तो एक और क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि हाउ मेनी रामसर साइट्स डज इंडिया हैव। अभी इंडिया के पास कितनी रामसर साइट्स हैं? 95, ठीक है। रामसर साइट्स इन इंडिया, इंडिया में रामसर साइट्स है 91। तो अभी तक इतना डेटा आप याद रखिए, अभी और ऐड होंगी तो फिर ये नंबर और ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, it's a big one, it's a big statement, right? Okay, consider the following statements about cricketer विराट कोहली, ठीक है। वी ऑल नो विराट कोहली, राइट। इनके बारे में स्टेटमेंट्स देखते हैं और देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। ही इज द ओनली कैप्टन to have scored 7 double centuries. Double centuries we all know 200 runs, right? तो इन्होंने ऐसा एक नहीं 7 बार किया है। Is that true? टेस्ट क्रिकेट की बात चल रही है, ये भी देखना, ओडीआई या फिर T20 नहीं, आप ये भी देखिएगा फॉर्मेट क्या है, ठीक है। फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट एंड दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट विराट कोहली. He is the only Indian cricketer with most centuries as a captain. Yes, it is absolutely right. ये भी भाई सेंचुरीज बहुत ज्यादा है, विराट कोहली सबसे ज्यादा है, ठीक है। ही इज द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू अचीव ट्विन सेंचुरीज ऑन कैप्टेंसी डेब्यू। बिल्कुल, जब इनका डेब्यू था, जब ये पहली बार कैप्टन की तरह आए और एक पिच पे इन्होंने खेला, ये पहले भारतीय कप्तान बने जिन्होंने पहले ही मतलब अपने इसको ही डेब्यू बोला जाता है ना, डेब्यू इज द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एनीथिंग, उस पे एक डबल सेंचुरी स्ट्राइक की थी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। He holds the record for the most double centuries by an Indian Test cricketer. This statement is also absolutely right. So he's not only the captain but also the player जिन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरीज, वो भी कौन सी, डबल सेंचुरीज की बात करें। So all the statements regarding विराट कोहली is absolutely right. तो आप देख रहे हैं ना, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हमेशा वैसे करंट अफेयर्स में जो स्पोर्ट्स का सेक्शन है वो बहुत ज्यादा महत्वता रखता है। अब इसको और इंक्रीज कर दिया, इसका डोमेन इंक्रीज करके क्रिकेट के क्वेश्चंस इसमें रखे हुए हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ओके, इट इज रिलेटेड टू करेंसीज एंड व्हाट आर द नेम्स? एथेरियम, टेथर, सोलाना एंड कार्डानो। ये क्या है? और मैंने आपको जैसा पहले ही बोला, these are the names of currencies, right? जो भी बेसिक करंट अफेयर गो थ्रू करता रहता है, बेसिकली पढ़ता रहता है इन सबको, वो आंसर कर सकता है। तो द राइट आंसर इज क्रिप्टो करेंसी। सो द राइट आंसर इज क्रिप्टो करेंसी. All right, the other are wrong. It's not an artificial intelligence startup. It is neither a humanoid robot. No, it's not related to even medical apps. It's a currency. All of them are currency, in fact. All right. That too, kaun si currency? Cryptocurrency. What's the next question? Consider the following statement about BRICS. All right, BRICS is an organization जिसमें 5 countries basically. कौन कौन सी? ये आपको पता होना चाहिए. B stands for Brazil, right? R stands for Russia. I stands for India. C stands for China and S stands for South Africa. South Africa ने कुछ टाइम बाद इसको ज्वाइन किया था 2010 में. उससे पहले ये सिर्फ ब्रिक के नाम से जाना जाता था. इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 4 कंट्रीज थी, बाद में साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट बन गया. ठीक है, अब देखिए कुछ स्टेटमेंट है ब्रिक्स पे बेस्ड. वो स्टेटमेंट एक बार हम देख लेते हैं. द फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन ब्राजील. नो, दिस इज नॉट राइट. जो पहली ब्रिक्स समिट थी वो कहाँ पे होस्ट हुई थी? वो रशिया में होस्ट हुई थी. तो दिस इंफॉर्मेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, रशिया में होस्ट हुई थी. ब्रिक्स समिट्स वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 3 ओकेजन्स. यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. मैं आपको ईयर भी बता दूं, 2012 में, 2016 में और 2021 में. इसका मतलब इंडिया में अभी तक 3 बार ब्रिक्स समिट का आयोजन हो चुका है. आपको ईयर याद रखने हैं. वेन्यू क्या था? न्यू दिल्ली था. ऑल ऑब्वियसली द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट. चलिए, सो दोनों नहीं, एक ही स्टेटमेंट सही है. हमसे करेक्ट पूछा है 2 ओनली. ठीक है, ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगेन a statement based question. Consider the following statements with regard to flags of international organization. Did you notice something in this question paper? There are a lot of questions regarding to the international organization. So international organization definitely play a crucial role. All right, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो ग्लोबली अप्लाई करना होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को. तो उन्हीं पे स्टेटमेंट्स हैं, कुछ देखते हैं. द फ्लैग ऑफ ईओ हैज अ सर्कल of gold stars on a white background. Now let me tell you one thing. EU stands for European Union. EU stands for European Union.
और इसका फ्लैग एक ब्लू कलर का फ्लैग है, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, ब्लू ब्लैक बैकग्राउंड है ना। तो और इस ब्लू बैकग्राउंड में करीब 12 स्टार्स हैं, ठीक है, 12 स्टार्स हैं, 12 स्टार्स सर्कल में है, ठीक है। तो 12 स्टार्स गोल्ड सर्कल में, और ये जो फ्लैग है ये किस बैकग्राउंड का है, ब्लू बैकग्राउंड का। एक स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ठीक है, हमसे इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। द फ्लैग ऑफ द यूएन, यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन, जो कि 1945 में स्टैब्लिश हुई थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ही है। तो सिर्फ यूएन से क्वेश्चन नहीं आ रहा एग्जाम में, यूएन की जो आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उनसे भी रेगुलर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। द फ्लैग ऑफ द यूएन कैरीज 2 पेयर्स ऑफ ऑलिव ब्रांचेस। बिल्कुल, आप अगर फ्लैग देखेंगे यूएन का तो कुछ इस तरीके से सर्कल में ऑलिव 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा, ऑलिव की 2 ब्रांचेस हैं और इस तरीके से फ्लैग में वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं। ऑलिव ब्रांच हमेशा शांति का प्रतीक होता है, पीस का प्रतीक होता है, एक इडियम होता है इंग्लिश में, टू शो एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का मतलब है सफेद झंडी दिखाना, पीस चाहना, और यूनाइटेड नेशन का भी वही ऑब्जेक्ट है, वर्ल्ड वाइड पीस चाहता है, ठीक है। चलिए, द एशियन फ्लैग कैरीज ब्लू रेड व्हाइट येलो कलर्स, एब्सोल्युटली राइट। एशियान एक ग्रुपिंग है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जितने भी नेशन साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं उसकी ग्रुपिंग है एशियान। और एशियान में बिल्कुल ब्लू रेड व्हाइट एंड येलो कलर फ्लैग में है। आपका टास्क है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि कैसा दिखता है एशियान का फ्लैग, और उसमें चारों कलर्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट सही है ना, 2 और 3, सो द राइट आंसर इज 2। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, यहाँ पे ना ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिया कि 2 and 3 आर राइट, नो, स्टेटमेंट 2 and 3 आर राइट ऐसे नहीं दिया, इन टोटल आपसे पूछा है, उसे नहीं पूछा कौन कौन सी सही है, उसे इतना पूछा है कितनी सही है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट सोचेंगे 3 भी तो सही है, बट उन्होंने स्टेटमेंट नहीं पूछा, उन्होंने नंबर पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना आंसर को सर्च करना। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। आपको अब क्रोनोलॉजी में इसको बेसिकली क्या करना है, सेट करना है। सो करिए इस क्वेश्चन को। देखिए, इसको सेट करने के लिए हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सबके ईयर पता होने पड़ेंगे। देखिए, टिम बर्न्स ली ने WWW विच इज वर्ल्ड वाइड वेब, उसकी स्थापना की थी 1991 में, ठीक है। सो व्हाट वाज द नेम, टिम बर्न्स ली। अच्छा, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल थी, एडवेंट ऑफ इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल, एडवेंट होता है आना, ठीक है, किसी चीज का बेसिकली ओरिजिन इज नोन एज द एडवेंट। ये हुआ था 1957 में, ये हुआ था 1957 में, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो कि प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है, यहां से छोड़ी जाती है और ऐसे हिट करती है टारगेट को। क्रूज मिसाइल ऐसे एयरप्लेन की तरह मूव करती है, लेकिन यहाँ पे हमसे बैलिस्टिक मिसाइल पे क्वेश्चन पूछा था। सो द राइट आंसर, मतलब अभी ईयर क्या है, 1957, 1991। लॉन्च ऑफ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मैं आपको इसका नाम बताती हूँ, इसका नाम है टेलस्टार, इसका नाम है टेलस्टार। ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी थी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और ये 1962 में क्या करी गई थी, बेसिकली पहली बार लॉन्च करी गई थी। अब आपको देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट करना है, इतना तो बहुत इजी है भाई। देखिए, सबसे पहले ये वाला इवेंट हुआ था, तो सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 1। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लग सिर्फ एक क्वेश्चन रहा है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिटेल्स, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, ऑलराइट। So the next, all right, there were only 14 to 15 questions when it comes to the NDA paper, but this time I have noticed something. I have noticed that they have increased the level of current affairs. So आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि current affairs में हमें basically पढ़ना क्या क्या है। Whenever you think about current affairs, so mind में question आता है, it is really vast. क्या क्या हम पढ़े, right? देखिए क्या क्या पढ़ना है, international organizations,
जो इंटरनेशनल न्यूज में ही कवर हो जाती हैं। आपने खुद देखा आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन थे, तो इंटरनेशनल कहीं पे वॉर चल रही है उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, कहीं पे ऑयल स्पिल हो गया ओशन में किसी 2 कंट्रीज या ओशन के बीच, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, इट कम्स इंटरनेशनल न्यूज में, ठीक है। फिर आपको नेशनल न्यूज पता होनी चाहिए, कोई सेंटर्ड स्कीम है गवर्नमेंट की या कोई स्टेट की स्कीम है, सो नेशनल न्यूज के अंडर वो आता है। देखिए स्पोर्ट्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स से आपने अभी क्वेश्चन देखे, क्रिकेटर पे विराट कोहली पे क्वेश्चन आया था, राइट। इसके अलावा किस पे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, किसको कौन से ऑनर से अवार्ड से सम्मानित किया गया उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और किस पे क्वेश्चन आपने देखे, आपने बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन देखे, बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन देखे, ठीक है। आप बेसिकली डिफेंस के यहाँ पे बहुत क्वेश्चन थे, आपने देखा होगा डिफेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी वो आपका जलवाहक पे क्वेश्चन आया था, राइट, विच वाज रिलेटेड टू योर नेवी। सो इस तरीके से जब आप ब्रॉडली चीज़ों को पढ़ेंगे, जब इतने सारे सेक्शन आप या इतने सारे क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, जब इन सब को आपको न्यूज़ आपके पास केटर होंगी, तब आप जाके एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक और मैं आपको टिप दूंगी कि अब सीधे एक स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आता है या करंट अफेयर का क्वेश्चन सीधे 1 लाइनर नहीं होता। इनफैक्ट दे हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स, और आपको हर स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको तीन डिस्कवरीज याद करनी थी, उनके फाउंडिंग ईयर याद करने थे, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपको 1 या 2 भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो आपके बहुत हाई चांसेस है कि ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सो विद दैट आई वुड ओनली एडवाइज वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, दैट प्रिपेयर रियली हार्ड, go through all of the topics and wish you all the luck. Jai Hind.